अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 मई 2020 और मैं आपसे डॉन के जो हैं वो तीनों एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैंने जो है मीनिंग्स वगैरह लिख दी हैं और आप WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा और मैं तीनों की कोशिश करूँगा आप लोगों को यूज़ जिस्ट सेंट्रल आईडी है वो मैं आप लोगों को दे दूँ। अच्छा, दूसरा काम आप लोग ये कीजिएगा, कमेंट में जितने लोग भी जिनका इशू था WPS ऑफिस में ओपन नहीं हो रहे मीनिंग, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा किन किन का इशू नहीं है और उनको सही मीनिंग्स पता चल रहे हैं WPS ऑफिस में, तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, पहला जो आज एडिटोरियल हम करेंगे तीन में से, उसमें पहला एडिटोरियल है डिप्राइव्ड ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो है जो अमूमी तौर पे जो ख़वातीन को जो हिस्सा नहीं दिया जाता विरासत में, उस हवाले से उन्होंने बात की हुई है। डिप्राइव क्या करना, क्या मतलब होता है किसी को महरूम करना, और किस चीज़ से महरूम करना, इनहेरिटेंस यानी विरासत से। और इसमें उन्होंने बात की है कि किस तरह हमारे माशरे में जो क्या है पेट्रियार्चल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पर ख़वातीन को जो है वो उन विरासत में हकूक़ नहीं दी जाते। तो उस हवाले से है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं वो बी टाइड अ वुमेन। वो बी टाइड क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काम करे और आप उसको क्या करो, उसको कहो कि भाई आपके साथ क्या होगा, कोई इस तरह की आपके साथ चीज़ होगी, वो अनप्लेजेंट होगी, वो कि अच्छी नहीं होगी, तो वो उसको बोलते हैं वो बी टाइड। और वो बी टाइड अ वुमेन क्या होगा, वो इंसिस्ट, जो इसरार करेगी कि उसे जो है वो राइट्स दिए जाएँ, उसके हकूक़ दिए जाएँ। कहाँ पे दिए जाएँ? इन दिस पेट्रियार्चल सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया पेट्रियार्चल सोसाइटी हमारे पास होती है जहाँ जो फैसले मेजर हैं फैसले वो कौन करता है? मर्द करता है। तो उन्होंने कहा उसके साथ जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, यो कि इसरार करते हैं कि उसको हकूक़ दिए जाएँ इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। और उसमें साथ उन्होंने बताया है कि जी ये सारा कुछ किस एमा पे किया जाता है कि फैमिली और कम्युनल प्रेशर का नाम लेके कहा जाता है, और ये इन दो चीज़ों का नाम लेके जस्टिफाई किया जाता है, और साथ उसको कहा जाता है हाइड बाउंड नोशंस। हाइड बाउंड हमारे पास क्या होता है? कंजर्वेटिव। ठीक है, उसी तरह ये कंजर्वेटिव हमारे पास आइडिया है किस चीज़ का? ऑनर। तो कम्युनल प्रेशर को, फैमिली प्रेशर को, और साथ उसको जस्टिफाई किया जाता है, ये आइडिया है हमारे पास कंजर्वेटिव आइडिया, ऑनर। इसको अप्लाई करके इसको कहा जाता है, कंपेल किया जाता है, इस पर जोर दिया जाता है हर रिट्रीट के तुम जो हो इससे बाज रहो अपने इसमें जायदाद में हिस्सा मांगने में। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसमें एक 20 साल खातून थी इकरा परवीन, रूरल पंजाब की, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इसमें उन्होंने बताया कि उसको किन किन हालात का सामना करना पड़ा जब उसने क्या किया। व्हेन बिकॉज शी हैड दैट टेमरिटी होता है कि आप मतलब बोल्डनेस, ऑडेसिटी, कि उसने जो है वो डिमांड किया था अपना शेयर फैमिली इनहेरिटेंस में। तो वो उन्होंने बताया कि उसको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके दरमियान ये भी इसको कह रहे हैं कि इस तरह के हालात हो गए कि उसको क्या करना पड़ा, थ्रेटन करना पड़ा कि जी सुसाइड कर लेना, क्योंकि इतने उसके लिए उन्होंने हालात ख़राब कर दिए थे। किसके लिए? ये जो इन्होंने बताया इकरा परवीन के लिए। और साथ उन्होंने बताया कि इसका जो अंकल था इकरा का, उसने एप्लीकेशन एक फ़ाइल की पुलिस के साथ, और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने क्लेम किया कि उसका जो बाप है और भाई है वो स्कीम कर रहे हैं, एक मंसूबा बना रहे हैं कि उसको महरूम किया जाए उसके शेयर से, और उसकी जो है वो ज़िंदगी को ख़तरा है, और ये गुमान किया जा रहा है कि उसको मार दिया जाएगा, किसकी? ऑनर की बुनियाद बना के उसको मार दिया जाएगा। तो एक इन्होंने ये स्टोरी सुनाई है कि किस तरह मुश्किलात का सामना है। और साथ कह रहे हैं कि अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ एक अकेला वाक़या नहीं है, ये इकरा परवीन का जो वाक़या है। इसी तरह उन्होंने कह रहे हैं ये हमारे पास प्लेथर ऑफ प्रेजुडिसेस एंड मिसोजिनिस्टिक ट्रेडिशंस ऑन द डेली बेसिस। तो हमें क्या है, ख़वातीन को उन्होंने कहा सामना करना पड़ता है इन तासुबात का, और कौन सी ट्रेडिशंस का, कौन सी रवायात का? मिसोजिनिस्टिक होते हैं जिसमें ख़वातीन स्ट्रॉन्गली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन, कि वो रवायात जो कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ होती हैं। उन्होंने कहा ये कोई इक्का दुक्का वाक़या नहीं है, जो इकरा परवीन के साथ हुआ, ऐसा जो है हमारे पास भरे पड़े हैं वाक़यात। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कानून तो बहुत ज़्यादा हैं कि जहाँ हमारे पास कहा जाता है कि जी ख़वातीन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास लॉ की किताबों की हद तक तो बहुत ज़्यादा और बहुत सालों से मौजूद हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो कोई काफ़ी अलग है। और डिफाइंस होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन होने का, जो इससे मतलब रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ से, मतलब जो भी ख़ातून कहती है कि भाई मुझे अपने विरासत में हिस्सा दो, तो ये क्या है, कम एट अ वेरी हाई प्राइस, यानी इसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एंड एक्विसेंस होता है कोई इसी चीज़ को आप मान लेना, ठीक है, रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। तो मतलब आप ना भी चाह रहे हो, लेकिन क्या है, आप उसको मान लो,
ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को मान लेना ना, उसको एक्विसेंस कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये इस चीज़ को मान लेना जो है हमारी मेल डोमिनेटेड इन्वायरमेंट में, तो ये क्या ज़्यादा क्या है प्रैक्टिकल समझा जाता है रादर देन सीकिंग रिड्रेसल। यानी कि रिड्रेसल होता है कि आप रेमेडी चाहो, कंपनसेशन चाहो फॉर अ रॉन्ग और ग्रीवेंस। आप कहो कि नहीं जी मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझे नहीं हिस्सा दिया जा रहा, मुझे हिस्सा दो। उन्होंने कहा उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये चीज़ है कि आप एक्विसेंस कर लो, यानी ना चाहते हुए भी मान लो कि जी ठीक है विरासत में हिस्सा ना दो। तो यही बता रहे हैं कि डिफाइंस जो है वो बड़े हाई प्राइस पे आती है हमारे पास। और एक तो उन्होंने इकरा परवीन की एग्जांपल दी है, उसके अलावा इन्होंने एक और एग्जांपल दी है कि पिछले साल जो है पंजाब में एक खातून को जो है वो रेस्क्यू किया गया, बचाया गया, और उसमें उन्होंने कहा कि एक कमरे में उसको कैद रखा गया था। उस खातून को पूरे 10 सालों से किसकी जानिब से रखा गया था? उसके भाइयों की जानिब से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसका शेयर दिया जाए फैमिली प्रॉपर्टी में। तो और अच्छा, अब इसके अलावा इन्होंने अब ये एग्जांपल दी है ना, वो दी है अंडर प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011। अच्छा, मुझसे ये पूछा जाता है कि जी हम कौन सी चीज़ें इसमें लिखें, इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? तो आप वो देखा करें, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आया करें ना वो लाजमी लिखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है कोई बंदा कहे उसकी बात अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर कोई हमारे पास लॉ की प्रोविज़न हो या कोई हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई डाटा दिया है, कोई रिपोर्ट आई है, तो उस तरह की चीज़ें हैं ना उनको आप अलग जगह लिखा करें। जिस तरह जैसे ये हमारे पास है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011, तो ये चीज़ लाजमी कहीं पर आप लिखें कि इसमें क्या क्या सज़ा है और क्या इसमें कहा गया है इस हमारी प्रोविज़न में लॉ की। अब इसमें कहा गया है कि ये इस लॉ के तहत अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011 डिप्राइविंग वुमेन ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, उनका महरूम करना खातून को प्रॉपर्टी के विरासत में, मतलब प्रॉपर्टी लेने से महरूम जो करता है, किस तरह करता है? बाय डिसीटफुल और इलीगल मींस। अगर कोई जो है धोखे से और नाजायज़ तरीके से जो है वो किसी औरत को प्रॉपर्टी विरासत में लेने से महरूम करता है, तो उसकी क्या सज़ा है? इस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर्स। तो 10 साल तक उसे सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है, बट नो लेस दैन 5, यानी कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कैद हो सकती है, और विद ₹1 मिलियन फ़ाइन, या साथ उसको जो है वो 10 लाख जुर्माना हो सकता है, और बहुत या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और साथ लेकिन उन्होंने क्या कहा है, साथ उन्होंने कहा है कि यो मसला ये है कि हमारे पास ये एग्जांपल हैं इकरा परवीन जैसी, जिसने सारों को इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में भी एहतजाज किया और कहा कि नहीं मुझे हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास बहुत थोड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये क्या है आउटलायर्स हैं लाइक इकरा परवीन, यानी कि ये रूटीन से हट के है। तो मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा ख़वातीन इतना रेजिस्ट करती नहीं, डिफाइंस शो नहीं करती। और साथ वो क्या कह रहे हैं, द स्टेट मस्ट नॉट काउंटेनेंस, काउंटेनेंस होता है किसी चीज़ की इजाज़त देना, टॉलरेट करना। उनका स्टेट को, हमारी जो स्टेट है उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए एनी अटैम्प्ट टू इंटिमिडेट वुमेन, किसी भी कोशिश को, जो क्या है इंटिमिडेट होता है किसी को आप खौफज़दा करके परेशान करके अपना काम निकलवा लो ना। तो उन्होंने कहा स्टेट को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि कोई भी जो है वो किसी खातून को खौफज़दा करके जो है ना वो किस पे मजबूर कर दे, इनटू गिविंग अप देयर इनहेरिटेंस, कि वो अपनी जो विरासत में जो भी प्रॉपर्टी चीज़ें मिल रही हैं वो लेने से आप ये नहीं कर सकते गिव अप दे दे, गिव अप कर दे, यानी कि वो छोड़ दे। उन्होंने कहा जो भी हमारी स्टेट है उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए किसी भी किस्म की इस तरह की कोशिश को। और साथ कह रहे हैं दोज गिल्टी ऑफ ट्राइंग टू डू सो, और जो गिल्टी हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि ख़वातीन को उनके जायज़ हक़ से महरूम करें, मस्ट बी फर्मली डेल्ट विद, और उनके साथ क्या है आनी हाथों से जो है वो क्या डील विद करना चाहिए, ख़ासतौर पे मतलब कानून वगैरह भी है तो उनको क्या है सज़ा दिलवानी चाहिए। जिस तरह उन्होंने बताया कि ये ऊपर इसका हवाला दिया है प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011 का, तो उन्होंने कहा उसके तहत जो है ना वो फिर उनको ट्राई भी करना चाहिए। ओनली देन कैन थिंग्स चेंज, उन्होंने कहा फिर जो है वो हमारे जो हालात हैं वो बदल सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में जो है वो बताया गया था कि किस तरह ख़वातीन से जो है उनको जायज़ उनका हक़ नहीं दिया जाता, और साथ लॉ की प्रोविज़न बताया कि भाई हमारे पास लॉ मौजूद है जिसमें कैद भी है 5 से 10 साल तक, और 1 मिलियन जुर्माना भी है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस प्रोविज़न को इन्फोर्स भी कराए ताकि ख़वातीन को उनका जायज़ हक़ दिया जा सके। ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ इनहेरिटेंस हमारा आज का पहला एडिटोरियल था। दूसरा एडिटोरियल हमारा है फार्स कॉल्ड नैब। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि जी फार्स होता है हमारे पास, फार्स हमारे पास होता है कोई एब्सर्डिटी, मॉकरी, कोई इवेंट सिचुएशन हो यो क्या हो बिल्कुल डेट इज़ एब्सर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इस पर तनकीद की है नैब के इदारे पे कि बिल्कुल एक ये
कॉमेडी टाइप चीज़ बन चुकी हुई है और कोई भी इसमें सीरियसनेस नहीं है, और ये जिस मकसद के लिए बनाया गया था तो वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नैब इज़ वंस मोर इन द डॉक। इन द डॉक क्या होता है, ज़्यादा ये उसके लिए यूज़ होता है कोई मुजरिम हो, उसने कोई जुर्म किया हो ना तो वो कटहरे में आया हो। तो ये भी नैब भी एक तरह से क्या है, कटहरे में आया है कि उसे सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम बताओ तुम्हारे पास कहाँ से अथॉरिटी आई है कि तुम अपनी तरफ से जो है वो इंक्वायरियाँ स्टार्ट कर रहे हो और बगैर एविडेंस के जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हो। तो ये उन्होंने सवाल से इससे नैब से पूछा है, नैब इज़ वंस मोर इन द डॉक, यानी कि सारी जो है लाइमलाइट वो इसके ऊपर है कि वो बताए कि भाई तुम्हारे पास ये इतने इख्तियारात कहाँ से आए हैं। और इसमें इन्होंने किस हवाले से बात की है, PMLQ की लीडरशिप जो है ये चौधरी ब्रदर्स शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही, उसके हवाले से उन्होंने बात की है कि जो इसके PTI के इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में एक नैब के डिसीजन को। और नैब का डिसीजन क्या था, उसमें उन्होंने कहा था कि 20 साल पुरानी इंक्वायरी है, उसको उन्होंने कहा दोबारा खोल दो। और ये इंक्वायरी किसके खिलाफ है, ये चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ है। और इंक्वायरी जो है वो किससे मुतल्लिक है, वो एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात से मुतल्लिक हैं कि इन भाइयों ने क्या किया था, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया था, एसेट बियॉन्ड मीन्स, यानी कि इनके ज़राए से ज़्यादा जो है वो एसेट्स से असासे थे, एंड विलफुल डिफ़ॉल्ट अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। और उसमें उन्होंने कहा विलफुल डिफ़ॉल्ट किया था। और ये किस एक्ट के तहत इंसानों पे इल्ज़ामात लगाए गए, नैब ऑर्डिनेंस 1999 है, अगेंस्ट द पिटिशनर्स। ठीक है, तो इसके तहत जो है इन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया है, इन्होंने जो इंक्वायरी थी भाइयों के ख़िलाफ़ वो किन किन बुनियादों पे थी, एलिगेशन ऑफ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स और विलफुल डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा है दैट 3 probes had been recommended for closure by investigators in 2017 and 18। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ों पे जो थे ना, ये प्रोब जो इन पे इल्ज़ामात लगे थे, वो उनको कहा गया था इन्वेस्टिगेटर्स की जानिब से 2017 और 18 में कि नहीं भी इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस वगैरह नहीं है, तो जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो क्लोज़ कर दो। लेकिन क्या हुआ, बट वो रीओपन लास्ट ईयर, लेकिन पिछले साल ये इंक्वायरी दोबारा खोल दी गई। अब ये चौधरी ब्रदर्स ने ये दावा किया कि जी नैब चेयरमैन के पास ना कोई एविडेंस नहीं है, कोई इनके पास सबूत नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई इनके पास चीज़ नहीं है कि जिनकी बुनियाद पे उन्होंने अपना ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया अंडर द ऑर्डिनेंस ऑन ऑथराइज इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दे दी है। उसमें साथ ही उन्होंने चैलेंज किया इस अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ की जुरिस्डिक्शन को कि उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो क्या है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत जो है ना वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर सकें चौधरी ब्रदर्स के ख़िलाफ़। बट लेकिन अब राइटर ये पूछ रहा है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बट हैज़ द लैक ऑफ क्रेडिबल एविडेंस एवर डेटेड नैब फ्रॉम रीओपनिंग अ प्रोब, अरेस्टिंग अ पर्सन और ओवरस्टेपिंग इट्स अथॉरिटी इन जनरल। लेकिन उन्होंने क्या कभी लैक ऑफ क्रेडिबल एविडेंस होता है कि ना होने के बावजूद जो मुस्तनद एविडेंस है, ठीक है, उन्होंने कहा एविडेंस होता है सबूत, उसके उन्होंने कहा जब भी हमारे पास कोई मुस्तनद सबूत नहीं होता तो क्या कभी इस चीज़ ने रोका है, डिटर किया है नैब को फ्रॉम रीओपनिंग ऑफ प्रोब, यानी तंकीद किया नैब पे कि भाई एविडेंस हो ना हो ये तो ओपन कर लेते हैं केस, और वो कर लेते हैं। तो सिर्फ ये कहना, जिस तरह चौधरी ब्रदर्स कह रहे हैं कि भाई एविडेंस नहीं है तो ये किस तरह नैब खोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो मामूल की बात है, वो ना भी उनके पास एविडेंस हो तो वो तो इंक्वायरी स्टार्ट कर लेते हैं, ना सिर्फ इंक्वायरी स्टार्ट कर लेते हैं, अरेस्टिंग का पर्सन वो अरेस्ट भी कर लेते हैं बंदे को, और ओवर स्टेपिंग इट्स अथॉरिटी इन जनरल, और उन्होंने कहा अपनी जो है अथॉरिटी उसे ओवर स्टेप भी कर लेते हैं। तो ये इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो है ना हमारे पास अगर एविडेंस ना भी हो तो भी हमारे पास जो नहीं रुकते नैब वाले क्या करने से, प्रोब स्टार्ट करने से, बंदे को गिरफ्तार करने से और अपनी अथॉरिटी को ओवर स्टेप करने से। अच्छा, अब उस साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिटिशनर हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है जो कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मुतासिर हो चुकी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ख़ासतौर पर पब्लिक में इनका कोई बहुत ही गलत एक इमेज बन चुका हुआ है। किसकी वजह से? फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मतलब ये कहा जाता है कि बिल्कुल लोग इसको सियासी मकासद के लिए स्नैप को इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने अपोजिशन में जितने लीडर होते हैं उनके खिलाफ केसेस बना देते हो। तो उन्होंने कहा इसका जो इमेज है वो बिल्कुल पब्लिक में तबाह हो चुका हुआ है, और इसको ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑर्डर है इनके अगेंस्ट वो क्या है, वो सिर्फ एक कोशिश है क्या करने की, लिमिट देयर पार्टीज रोल इन पॉलिटिक्स, के जितने भी चौधरी बरादरान है उनका जो रोल है पॉलिटिक्स में उसको महदूद किया जाए। और साथ उन्होंने क्या कहा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसने भी नोटिस लिया नैब के कॉन्डक्ट का, और जिस तरह इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पावर्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और साथ उसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये चौधरी बरादरान जो हैं ये कोई पहले नहीं है
जो कैजुअल्टी हों, जो विक्टम हो, कोई शिकार हों, किसके अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का जो नैब वालों ने इनके खिलाफ की है, विच एलिजिडली हेल्प द पावर्स डेट टू बी इंजीनियर द 2018 पोल्स। और साथ उन्होंने क्या कहा है, साथ उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इससे पहले and dampen business sentiments long before the COVID-19 contagion struck the economy. अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा क्या कहा, इट इज़ जस्ट दैट इट हैज़ हिट क्लोजर टू द होम। हिट क्लोजर टू द होम हम देख लेते हैं क्या है, टू अफेक्ट वन डीपली एंड इमोशनली बिकॉज वन कैन रिलेट वेरी क्लोजली। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस दफ़ा बस सिर्फ ये है कि मतलब नैब की जो कार्रवाई है वो इनके ख़िलाफ़ हुई है, ताजिब बरहान के ख़िलाफ़, और ये क्या है, इसके इत्तेहादी हैं, तो इसके पीटीआई के, तो इस वजह इनको ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा ये तो इनका आम का काम है, ये तो करते ही रहते हैं नैब वाले, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर एविडेंस के जो है वो दूसरे लोगों को गिरफ़्तार भी करते रहते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करते रहते हैं। अच्छा, और साथ उन्होंने क्या कहा है, नैब्स पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है, ये साबका रिकॉर्ड की उन्होंने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं इन सॉल्विंग केसेस। उन्होंने कहा सॉल्विंग केसेस में नैब के अगर हम साबका रिकॉर्ड को भी देखें तो ये क्या होगा, ये इनके लिए क्या है, मैटर ऑफ मैसिव एम्बेरसमेंट, बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा इस एंटी करप्शन वॉच डॉग के लिए, और जिसने कहा अपनी वो क्रेडिबिलिटी है वो खो चुका हुआ है, इफ़ इंडीड इट एवर हैड एनी, अगर कोई थी। तो मतलब ये एक तरीके से इस तरह मतलब तंजिया कह रहा है कि भाई इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी इसकी नैब की, लेकिन उन्होंने कहा अगर थी भी तो अब वो ख़त्म हो चुकी हुई है, यानी कोई इसको मानता ही नहीं कि वाकई ये सही फ़ैसले करते हैं नैब वाले। अच्छा, उन्होंने कहा इसको देखते हुए कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका अकाउंटेबिलिटी का, realizing the negative impact of its accountability drive on the economy, the government had a few months। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ महीने पहले ना एक ऑर्डिनेंस इशू किया था और इसमें कुछ पावर्स नैब की कम कर दी थी, तो उस वाले से उन्होंने बात की है। लेकिन उन्होंने कहा है बट दिस हैज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन जो गवर्नमेंट ने पावर्स कम की थी नैब की, लेकिन इससे इस मसले का हल नहीं हुआ है। ये अकाउंट एहतसाब का लॉ था जो प्रोवाइड करता है, जो देता है हमारे पास नैब्स क्रिएशन इज़ बैड लॉ। उन्होंने कहा ये लॉ है, यही है वो बैड लॉ है, एंड नो चेंज, और सिर्फ चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा। पहले तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई उन्होंने पीटीआई वालों ने चेंज किया नैब का लॉ, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी लॉ में तरमीम करने से कुछ नहीं होगा, और लॉ नीड्स टू बी रिपील्ड। उन्होंने कहा लॉ को रिपील ख़त्म ही करना पड़ेगा, एंड द ब्यूरो शट डाउन, और इसको नैब के इदारे को ही शट डाउन करना पड़ेगा। और वो किस लिए करना पड़ेगा, फॉर द सेक ऑफ एंडिंग दिस फोर्स। उन्होंने कहा ये जो हमारे बिल्कुल कॉमेडी थिएटर टाइप जो चीज़ बनाई हुई है, बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है, इसको ख़त्म करना होगा, एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, ऐसी फ़िज़ा कायम करनी पड़ेगी वेयर पीपल कैन फील सेफ रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, जहाँ पे लोग अपने आप को फील सेफ करें रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। यानी कि अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हो या नून को या पीपीपी को, तो वो आपकी क्या है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आप एफिलिएशन शो करते हो किसी पार्टी से। तो उन्होंने कहा इस तरह की फ़िज़ा कायम करनी चाहिए जहाँ लोग अपने आप को महफूज तस्वुर करें और इस बात से कतई नज़र कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है वो सारा नैब से मुतल्लिक था, अफार्स कॉल्ड नैब। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो अपनी अथॉरिटी से तजावुज़ करती है, और पीटीआई ने जो है वो कुछ महीनों पहले इस पर कुछ कवानीन में तरमीम तो लाए थे नैब की, लेकिन उन्होंने कहा इसको तरमीम करने से कुछ नहीं होगा, कि जितनी ये क्रेडिबिलिटी खो चुका है ये इदारा, तो बेहतर होगा कि इस लॉ को ही ख़त्म कर दिया जाए और ये इदारा है इसको भी शट डाउन कर दिया जाए, फिर ही जो है लोगों का एतमाद बहाल होगा। इस मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म कर दें नैब को। अच्छा, तीसरा हमारा आज का एडिटोरियल वो है ज़कात मैटर्स। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, अब आपको पता है जिस तरह के हमारे पास हर रमज़ान में पहली रमज़ान से पहले जो है एट सोर्स बैंक वाले जो है वो ज़कात काट लेते हैं। एट सोर्स मतलब ये आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि जितना वो होता है कि जी इतने आपके पास पैसे हो तो आपके इतने पैसे कट जाएंगे, और वो एट सोर्स काट लिए जाते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने बताया है कि जी ये उसके दौर में स्टार्ट हुआ था हमारे पास ज़ियाउल हक़ के दौर में, और ये क्यों ये बात सामने आई है, ये सारी बात इसलिए सामने आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने सुओ मोटो नोटिस लिया, ख़ुद नोटिस लिया है इस ज़कात के हवाले से कि भाई आप हमें बताएँ कि ये ज़कात आप काट तो रहे हैं, कहाँ किस आप उसके किस तरह काट रहे हैं, कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए, आप एट सोर्स तो काट लेते हो। और साथ इन्होंने इसका क्या बताया है, उन्होंने कहा ये मैंडेटरी डिडक्शन है, ये लाजमी काट ली जाती है ज़कात एट सोर्स, और ये क्या है, इज़ होल्ड ओवर फ्राम द ज़ियाउल हक़ ईरास, यानी कि वहाँ से चलता आ रहा है हमारे पास ज़ियाउल हक़ ईरा से, जहाँ पे ज़कात पहली रमज़ान से पहले काट ली जाती है। अच्छा, अब साथ में उसमें क्या कह रहे हैं,
इन्होंने सवाल उठाया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किस चीज़ के बारे में, ट्रांसपेरेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात फ़ंड्स, कि भाई आप बताएं क्या शफाफियत है, किस तरीके से आप ये ज़कात फ़ंड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ चीफ जस्टिस ने क्या कमेंट किया था कि हमारे पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अबाउट हाउ ज़कात फंड्स वर डिडक्टेड एंड प्रोवाइडेड टू डिज़र्विंग पर्सनस, कि किस तरह ज़कात फंड्स जो हैं वो काटे जाते हैं और जो जितने भी डिज़र्विंग पर्सन हैं, जो मुस्तहक अफराद हैं, उनको दिए जाते हैं। और इसके बाद एक हफ़्ते बाद दोबारा हियरिंग हुई थी इस केस की। उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, उनको बुलाया और उनसे उनकी राय ली। तो उसके जवाब में उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि जी अगर फ्रेश ज़कात कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अगर हुकूमत नहीं ला सकती तो फिर बेहतर है कि इस स्टेट जो है ना वो इस सारे जो जिस तरह ये कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, तो इस सारे सिस्टम को जो है लेट गो कर दे, यानी कि छोड़ दे। तो बेसिकली जो मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा था कि क्या होना चाहिए कि फ़्रेश ज़कात कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें इन्होंने उसका इजहार किया है कि भाई ये सही तरीके से जो है वो ज़कात के पैसे जो डिडक्ट करके दिए जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि वाकई वो मुस्तहिक लोगों को दिए भी जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई जब पहले तो ये हुआ था कि मैंडेटरी डिडक्शन ऑफ ज़कात करार दे दी थी ज़िया-उल हक़ के ज़माने में, तो उस टाइम पे भी जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तनाज़ा हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, उसमें शिया वाले जो थे फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। और साथ उनका ये कहना था कि जी हमारी मेथोडोलॉजी फ़र्क है ज़कात को कैलकुलेट करने की। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो फ़र्क है मेथोडोलॉजी, अगर हम उससे किससे कंपेयर करें, हनफी लॉ से। तो और ज़िया हैड टू रिलेंट, और फिर ज़िया को क्या है रिलेंट करना पड़ा था अपनी वो बात से, कही हुई बात से अपना, इसका मतलब होता है चेंज वंस माइंड, डू अ यू टर्न, यानी कि बदलना पड़ा था। पहले तो उसने कहा था कि सारों के लिए लाजमी है, लेकिन फिर जब एहतजाज हुआ था शिया कम्युनिटी की जानिब से, तो फिर इसको अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा था। और बाद में क्या हुआ था, बाद में दूसरे सेक्ट्स जो थे ना उनको भी ऑप्ट आउट की ऑप्शन दी कि अगर वो चाहें तो वो एफिडेविट दे सकते हैं। जिससे आपने देखा होगा कि लोग इसमें एफिडेविट, इसमें तो खैर वैसे जो लोग नहीं होते शिया वो भी जो है वो एफिडेविट दे देते थे, तो फिर क्या होता था, उनकी ज़कात नहीं कटती थी। आप उसमें वही एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि जस्ट बिफोर द फर्स्ट ऑफ रमज़ान, पहली रमज़ान आने से पहले पीपल जो इस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे वो क्या करते थे, एफिडेविट जमा करा देते थे, या क्या कर देते थे, एम्प्टी आउट द बैंक अकाउंट्स, अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर लेते थे, ताकि क्या हो, टू प्रिवेंट द डिडक्शन ऑफ ज़कात, ताकि ज़कात ना काटी जा सके। अब साथ वो क्या कह रहे हैं, द फैक्ट इज़ दैट देयर इज़ अ वाइड ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन स्टेट एंड द पीपल। उन्होंने का मसला ये है कि हमारे पास एतमाद का फुकदान है, किसके दरमियान, स्टेट के दरमियान और लोगों के दरमियान। सिटीजन्स आर राइट, उन्होंने कहा जो शहरी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं सवाल पूछने में, किस चीज़ में, वेयर एंड हाउ देयर ज़कात फंड्स विल बी स्पेंड, कि कहाँ पे और किस तरह इनके ज़कात फंड्स हैं वो ख़र्च की जाएगी। और साथ उन्होंने कहा जो लर्नड जजेस थे एपिक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की बात करी, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया, हाउ कैन एन अमाउंट कलेक्टेड फॉर द पुअर बी स्पेंट ऑन द फॉरेन ट्रिप्स, TADA और सैलरीज। उन्होंने कहा किस तरह ये एक अमाउंट कलेक्ट की जाती है, वसूल की जाती है कि गरीबों के लिए उसको ख़र्च किया जाता है किस तरह, फॉरेन ट्रिप्स पे और TADA पे और सैलरीज़ पे, ठीक है। और साथ उन्होंने ये क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये अच्छा टाइम होगा कि हम इसको रिविज़िट करें, अपनी मैंडेटरी डिडक्शन ऑफ ज़कात बाय द स्टेट। रिविज़िट होता है कि दोबारा हम उसको कंसिडर अ सिचुएशन अ प्रॉब्लम अगेन और फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है, हमारी जो स्ट्रेटजी है कि किस तरह हम ज़कात काटते हैं एट सोर्स फर्स्ट रमज़ान से पहले। उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो जेनरस नेशन है, और साथ उन्होंने यहाँ पे फिगर्स दिए हैं कि हमारे जो हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ देते हैं चैरिटी में, लेकिन उन्होंने कहा क्या कहा कि लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेट का ये कोई बिज़नेस नहीं है कि वो फोर्सिबली कलेक्ट करे ज़कात को, ठीक है। और उन्होंने कहा ये मैटर है किसके दरमियान, बंदे के दौरान एंड हिज मेकर, और खुदा के दरमियान, एंड शुड रिमेन एंड सच। और उसी तरह उन्होंने कहा उसको रहना चाहिए, स्टेट को बीच में नहीं आना चाहिए। और साथ उन्होंने क्या कहा है कि ये भी डाउटफुल है, इस बारे में भी शक है कि गवर्नमेंट जो है ना रिफॉर्म कर सके, इस्लाहात ला सके, कि अगर वो कहे कि नहीं जी हम इस्लाहात ले आते हैं, ज़कात अच्छे तरीके से हम ले लेंगे। उन्होंने कहा मतलब मसला ये है ना, ये इस्लाहात लाने से भी ठीक नहीं होगा। साथ कह रहे हैं कि लेट पीपल गिव ज़कात एंड अदर ड्यूज़ ऑन देयर ओन। उन्होंने कहा लोगों को देने दिया जाए ज़कात और दूसरे जो पैसे हैं उन अपने आप पे, अपने बलबूते पे। और साथ वो कह रहे हैं कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर हैव डन स्टेलर जॉब्स। उन्होंने कहा हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हैं
ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया, स्टेलर जॉब्स किए, बहुत अच्छे काम किए हैं बाय स्पेंडिंग पीपल ज़कात एंड डोनेशंस फॉर द अपलिफ्ट ऑफ दिस नेशंस पुअर। किस तरह काम किए हैं कि उन्होंने लोगों की ज़कात और डोनेशंस को जो है उनकी ज़िंदगी बेहतर करने में, जो गरीब लोग हैं, सिक हैं, बीमार हैं और हंगरी हैं, भूखे हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करने में अहम किरदार अदा की है इन ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल मैनर। किस तरह बड़ा इन ट्रांसपेरेंट, शफाफियत के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने उसका काम पूरा किया है। इट इज़ अबाउट टाइम, उनका भी ये वक्त आ गया है दैट द स्टेट स्टॉप फोर्स्ड डिडक्शन, के स्टेट जो है हमारी वो रोक दे, क्या फोर्स्ड डिडक्शन, जिस तरह ये काट लिए जाते हैं पैसे ज़कात के, उनका वो ऐसा करना छोड़ दे एंड लेट सिटीजन्स गिव ज़कात, और जो शहरी हैं उनको ज़कात देने दे, टू पीपल, उन लोगों को देने दे, और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ देयर चॉइस, और उन लोगों और उन इदारों को देने दे ये उसकी चॉइस है। क्योंकि बहुत लोग ज़कात देते हुए ये बैंक कह देते हैं कि भाई हमें क्या पता वो ज़कात कहाँ दे रहे हैं, मुस्तहकीन को दे भी रहे हैं कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ राइटर ने भी यही कहा है कि ये ज़कात देना बंदे का और खुदा का मामला है, तो आप गवर्नमेंट बीच में ना आए, बंदा जिसको देखना चाहे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस इदारे को देखना चाहे, ये उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए, वो दे दे। और हुकूमत जो है ना वो नाकाम हो चुकी हुई है ये बावर कराने में कि वाकई ये मुस्तहकीन को मिल रही है। तो उन्होंने कहा इस्लाहात से कुछ नहीं होगा और इसको जो है ना बंदों को ख़ुद अपने तौर पे देनी चाहिए ज़कात, बजाय इसके कि एट सोर्स फर्स्ट रमज़ान से पहले काट ली जाए। तो बेसिकली आज के ये 3 एडिटोरियल थे। ये मीनिंग्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, जो नहीं भी करा सका वो आप लाजमी पढ़ लीजिएगा और उसमें कमेंट लाजमी कर दीजिएगा जितने लोग ये WPS यूज़ करके मीनिंग्स देख रहे हैं। बाकी अब यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वो भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप आके 100 रुपीज़ पर मंथ हमारे चार्जेस हैं, जहाँ पे एडिटोरियल्स और आपसे मैगजीन्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।